स्वागत है भाइयों, एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो जेट एग्ज़ाम आपका 2020 29 सितंबर को होने वाला है, उसके लिए केमिस्ट्री की जो 11th है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की जो 11th क्लास की जो बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसकी ऑल ओवर जो पूरी कंप्लीट बुक है जिसमें 13 लेसन दिए गए हैं, वो 13 के 13 लेसन के महत्वपूर्ण जो बिंदु और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व आउट करने वाले हैं। जो ऐसे समझ लो आपका जो 29 सितंबर का जेट का एग्जाम है और अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है ना, तो आपके लिए इतना ज़्यादा यूजफुल होने वाला है वीडियो कि आप सोच भी नहीं सकते हो ये क्लास। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लास 12th, जिसकी ऑल ओवर जो बुक है कंप्लीट बुक है जिसमें 12 लेसन है, उसकी भी एक क्लास अपलोड कर रखी है जिसमें हमने 12 के 12 लेसन कंप्लीट बुक को सोल्व आउट किया हुआ है, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो ये दोनों वीडियो आपके लिए केमिस्ट्री के लिए तो इतने कुछ हेल्पफुल होने वाले हैं कि आपको अगर केमिस्ट्री वीक भी है ना, तो आप सोच रहे हो ना उससे अच्छा स्कोर कर आओगे। ज़रूरत क्या है, इनको थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर एक बार आराम से पढ़ना, देखना और थोड़ा सोच समझ के पेपर को सोल्व आउट करना। नेगेटिव मार्किंग अपने को बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर को सोल्व आउट करना है। तो जिन भाइयों ने अभी तक 12th केमिस्ट्री वाली क्लास नहीं देखी है ना, तो एक बार मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर दूंगा। तो 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है ऑल ओवर रिवीजन जो क्लास है, जिसमें पूरी बुक सोल्व आउट की है हमने सिर्फ एक क्लास के अंदर। आज ही ऐसा करने वाले हैं कि एक क्लास के अंदर 11th क्लास की जो पूरी बुक है 13 के 13 लेसन सोल्व आउट करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो एंड तक देखें, हो सकता है क्लास थोड़ी आज लॉन्ग हो जाए, ठीक है, क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है आज, क्योंकि 13 पार्ट का पूरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सोल्व आउट करने वाले हैं बिल्कुल समझाते हुए। तो क्लास को एंड तक देखोगे। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक अगर चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि 29 तारीख से पहले पहले मैं बहुत कुछ आपको मॉडल पेपर वगैरह प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके रिलेटिव फ्रेंड्स क्लासमेट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जो अपना फर्स्ट लेसन है किताब के अंदर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की जो मूल अवधारणाएं हैं उसमें से अपन सोल्व आउट कर लेते हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखे हैं अपने पहले पार्ट के, वो सोल्व आउट कर लेते हैं पहले। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। फर्स्ट जो टॉपिक है अपना, उसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को कहते हैं। क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ए, विज्ञान कहते हैं। और आप जो कोचिंग के नोट्स वगैरह पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, पढ़ो। बट ये चीज़ें मैं इसलिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको क्योंकि इनमें से बहुत ज़्यादा चांसेज है क्वेश्चन पुटअप होने के, और आपके जो ये माइनर चीज़ें हैं इनकी वजह से आपका जो मेहनत है वो ख़राब ना जाए और आप अच्छे से अच्छा स्कोर करो, और आपकी जो फेवरेबल जो चॉइस है, आपकी जो फर्स्ट चॉइस है, आप वो यूनिवर्सिटी या वो कॉलेज है वो आपको अलॉट हो। बस इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे कि क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को कहते हैं। जो क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। सेकंड कि द्रव्य की संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन को सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? द्रव्य की संरचना, जो लिक्विड है उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तन, जो चेंजेस हैं, उनके जो स्टडीज और उसके बारे में जो ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? तो दूसरा नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है स, रसायन कहते हैं उसको। थर्ड क्वेश्चन देखोगे कि रसायन की शाखाएं हैं, रसायन की शाखाएं हैं। तो जो थर्ड अपना क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है, तीनों ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, उपयुक्त सभी। रसायन विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं? अकार्बनिक, कार्बनिक और मृदा रसायन। ठीक है, सोइल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये तीनों ही केमिस्ट्री की शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखोगे कि क्षारकीय मृदाओं के सुधार हेतु उपयोग में ली जाता है। जो क्षार वाली मृदाएं हैं ना, उनके सुधार हेतु क्या यूज़ में लिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th क्लास की केमिस्ट्री का है। और क्या है ना, 12th की में करवाया था तो उनमें क्या है ना, पुरानी बुक थी तो क्वेश्चंस के टिक लगे हुए थे तो इतना सोल्व आउट करने में मज़ा नहीं आया था। ये मैंने नई बुक लाई हूँ। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन देखेंगे, क्षारिकीय जो क्षार वाली मृदा है उनके सुधार हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो चौथे क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वो जिप्सम। अब आप सबको जिप्सम का जो सूत्र है वो भी मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और पूछ लिया गया है, पहले भी पुटअप हुआ चुका है क्वेश्चन। तो ये चीज़ याद रखोगे कि अम्लीय मृदाओं का सुधार किससे किया जाता है और अम्लीय मृदाएं क्यों बनती है? जब अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे अम्लीय मृदाओं का निर्माण हो जाता है। और अपना क्वेश्चन क्या है कि क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु जिप्सम यूज लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे कि लानडोल्ट द्वारा नियम की पुष्टि की गई थी। जो लानडोल्ट नाम के वैज्ञानिक थे उनके द्वारा किस नियम की पुष्टि की गई थी? पांचवें क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वह स, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो दिया गया था, लानडोल्ट द्वारा दिया गया था और उन्होंने इस नियम की पुष्टि की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन देखोगे कि गैसीय आयतन
गैसीय आयतन नियम को प्रतिपादित किसने किया था? जो गैसीय आयतन का जो नियम दिया था उसको प्रतिपादन किसने किया था? गे लुसेक ने। किसने किया था? लुसेक के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन देखोगे कि विक्टर मेयर विधि से ज्ञात करते हैं। जो विक्टर मेयर विधि है उससे क्या ज्ञात करते हैं? 7वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? बी, अणुभार। उससे क्या ज्ञात करते हैं? विक्टर मेयर द्वारा अणुभार ज्ञात करते हैं। 8वां क्वेश्चन देखोगे कि वाष्प घनत्व इंटू 2 द्वारा ज्ञात होता है। वाष्प घनत्व गुणा 2, इसके द्वारा क्या ज्ञात होता है इस सूत्र के द्वारा? तो ऑप्शन देखेंगे परमाणु भार, तुल्यांकी भार, संयोजकता और मोलर द्रव्यमान। तो 8वें क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वो क्या है? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र है ये वाष्प घनत्व गुणा 2। तो इसमें जो 8वें का जो अपना राइट आंसर है वो क्या है? द, मोलर द्रव्यमान। नेक्स्ट देखेंगे 9वां क्वेश्चन कि NaOH का तुल्यांकी भार है। जो आपका NaOH है उसका तुल्यांकी भार कितना है? तो तुल्यांकी भार में ऑप्शंस देखोगे 40, 60, 20 और 10। तो अपना जो 9 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो ए, 40। इसका तुल्यांकी भार कितना है NaOH का? आपको निकालना आना चाहिए अणुभार और तुल्यांकी भार दोनों। इनमें से भी क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस रहते हैं। 10वां क्वेश्चन देखोगे कि संयोजकता गुणा तुल्यांकी भार बराबर होता है। संयोजकता गुणा तुल्यांकी भार ये किसके बराबर होता है? तो ऑप्शंस देखेंगे मोलर द्रव्यमान के, तुल्यांकी भार के, परमाणु भार के, इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का जो राइट आंसर है आपका वो है सी, परमाणु भार के बराबर होते हैं। संयोजकता इंटू तुल्यांकी भार, इन दोनों का जो होगा योग होगा वो किसके बराबर होगा? परमाणु भार के बराबर होगा। और एक चीज़, जिन्होंने ये दोनों वीडियो देखे हैं ना 11th क्लास के और 12th क्लास की केमिस्ट्री के 16 आउट के, तो पक्का मैं कह सकता हूँ कि वो अच्छे से अच्छा स्कोर कर लेंगे केमिस्ट्री में। और जिनको लगता है कि मेरे सिलेक्शन के बीच में केमिस्ट्री आ रही है तो वो कभी नहीं आएगी। हो सकता है बायो के और एग्रीकल्चर के बराबर स्कोर कर लो, बट देखोगे इनको अच्छे से पढ़ोगे और बिल्कुल शांत मन से आराम से पॉजिटिविटी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दे के आओगे। तो अभी अपने जो क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं लेसन नंबर 2 जो आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल, परमाणु संरचना एवं आवर्त सारणी, जो आपका सेकंड नंबर का टॉपिक है 11th की केमिस्ट्री में, उसमें से क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट सोल्व आउट करते हैं कि नाभिक में कण होते हैं। जो नाभिक होता है आपका न्यूक्लियस, उसके अंदर किसके कण होते हैं, किसके मॉलिक्यूल्स होते हैं? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शंस देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वह सी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों क्या होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेकंड नंबर का कि न्यूट्रॉन होता है, जो आपका न्यूट्रॉन है वो धनावेशित होता है या ऋणावेशित होता है या उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं? तो सेकंड जो क्वेश्चन है अपना उसका जो राइट आंसर है वो है बी, क्या है? सॉरी सी, उदासीन। जो न्यूट्रॉन आपका होता है वो उदासीन होता है, बिल्कुल उदासीन होता है, ना तो धनावेशित होता है ना ऋणावेशित होता है। जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है। तो स, जो इसका तीसरा आंसर है वो राइट है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर स राइट है। तीसरा क्वेश्चन देखोगे आप, सॉरी तीसरा क्वेश्चन, एक डी उपकोष में कक्षकों की संख्या होगी। जो आपका डी उपकोष है उसमें कक्षाओं की संख्या कितनी होगी? कक्षकों की संख्या, तो इसका ऑप्शन देखोगे 3, 5, 4 और 6। तो राइट आंसर जो आपका है तीसरे का वो है बी, 5। एक डी उपकोष के अंदर जो संख्याओं की संख्या होगी, कक्षकों की संख्या, वो कितनी होगी? 5 होगी। चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि समस्थानिक भिन्न होते हैं। जो समस्थानिक होते हैं वो भिन्न होते हैं प्रोटॉनों की संख्या में, संयोजकता में, न्यूट्रॉन की संख्या में, रासायनिक क्रियाशीलता के रूप में। तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपने क्लिक आउट कर लिया होगा, मैं बता देता हूँ, न्यूट्रॉनों की संख्या में। सही इसमें राइट है कि जो समस्थानिक भिन्न होते हैं, समस्थानिक किस में भिन्न होते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे दो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के समस्थानिक है, बट उनमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या है ना वो अलग अलग होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पांचवा कि आवर्त सारणी के दीर्घ रूप है। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप है, तो इसमें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बता देता हूँ मैं सीधा, ऐसे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है सी, 7 क्षैतिज पंक्तियां व 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ श्रेणियां। ये क्या है? जो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल है उसका दीर्घ रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर का कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को व्यवस्थित किया गया है किसके रूप में? बढ़ते द्रव्यमान, बढ़ते आयतन, बढ़ते परमाणु क्रमांक, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अभी आपके आधुनिक आवर्त सारणी चल रही है उसके अंदर जो तत्वों को जो क्लासिफिकेशन किया गया है, व्यवस्थित किया गया है, वो किसके माध्यम या किस बेस पे किया गया है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन पढ़ लें। इसका जो राइट आंसर है छठे क्वेश्चन का अपना वो है स, बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर। दोबारा से देखेंगे क्वेश्चन की आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को व्यवस्थित किस रूप में किया गया है? तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पे, स है वो राइट आंसर है। 7वां क्वेश्चन देख लोगे
कि निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा आकार किसका होता है, निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। तो 7वें क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वो है द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां कि न्यूनतम प्रथम आयनन एंथैल्पी रखने वाला तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। न्यूनतम सबसे जो कम न्यूनतम प्रथम आयनन एंथैल्पी रखने वाला जो तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। तो 8वें क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वो 1s2 2s2 2p1 होगा उसका। अभी आप ये निकालना आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की किस तत्व का कितने नंबर पे आता है, एस उपकोष में कितने हैं, पी में कितने हैं, डी में कितने हैं, सारी कुछ आपको आने चाहिए। वो कॉलम बना के अनुचुंबकीय गुण वगैरह सारा कुछ उनमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो अपन बात कर लेते हैं 8वें क्वेश्चन की दोबारा से कि न्यूनतम प्रथम आयनन एंथैल्पी रखने वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो स वाला ऑप्शन द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना अब आ रहा है वो है तीसरा पार्ट जो आपका है केमिस्ट्री के अंदर, जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री दे रखी है आपको 11th क्लास की बुक, उसके अंदर जो तीसरा पार्ट है आपका रासायनिक आबंध केमिकल बॉन्ड, उसमें से क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं। इसमें से क्वेश्चन कंप्लीटली डेफिनेट आता ही आता है। ठीक है, कोसेल एवं लुईस ने संयोजकता का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत किस वर्ष दिया था। जो कोसेल और जो लुईस था, कोसेल और लुईस ने जो इलेक्ट्रॉन जो संयोजकता का सिद्धांत दिया था वो कब दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1916 के अंदर दिया था। कब दिया था, यहाँ पे दो चीज़ कंफर्म करना कि संयोजकता का जो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत दिया था वो कोसेल और लुईस दो वैज्ञानिकों ने दिया था। और कब दिया था, सही आंसर राइट है, कब दिया था 1916 के अंदर दिया था। नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि किसी परमाणु के कौन से कक्षों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के कौन से कक्षों, कोई परमाणु है उसके कौन से कक्षों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लैंग्वेज भी बहुत जेट के हिसाब से दी गई है। ठीक है, और ऑप्शंस वगैरह सारा कुछ लेवल जो है इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोबारा से पढ़ेंगे ध्यान से कि किसी परमाणु के, आप वहाँ पे भी ऐसे पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और आप बोल क्या रहे हो, समझ क्या रहे हो, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो 2 बार पढ़ लेना, समझ में नहीं आया जो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लेना, बाकी समझना कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, किसी परमाणु के कौन से कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। सेकंड नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो बी, जो बाह्य कक्षों में होते हैं उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे कि नाइट्रोजन अणु में आबंध बनाने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जो नाइट्रोजन अणु है उसमें आबंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है द 6 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अणु में आबंध बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखोगे कि निम्नलिखित में से किस अणु का अष्टक का नियम लागू नहीं होता। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए जेट 2020 के लिए कि निम्नलिखित में से किस अणु में अष्टक का नियम लागू नहीं होता। तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी है, BF3 जो है आपका उसमें अष्टक का जो नियम है वो लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 5वां कि निम्नलिखित में से संयोजक यौगिक है। इन 4 यौगिक दे रखे हैं उनमें से सहसंयोजक यौगिक कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 5वां। इसका जो राइट आंसर है वो आपने क्लिक आउट कर लिया होगा। मैं बता देता हूँ, जो H2 जो है वो सहसंयोजक यौगिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ध्रुवीय यौगिक कौन से विलायकों में विलय होते हैं। जो ध्रुवीय यौगिक होते हैं वो कौन से विलायकों में विलय होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ध्रुवीय, अध्रुवीय, सहसंयोजक और उपरोक्त सभी, बट इसका जो राइट आंसर है वो है ध्रुवीय। जो ध्रुवीय यौगिक हो गए वो तो ध्रुवीय विलायकों में ही सम्मिलित होंगे। ठीक है, दूसरों में थोड़ी होंगे, अध्रुवीय में तो वो घुलेंगे नहीं। इसलिए जो ध्रुवीय यौगिक है ना वो कौन से विलायकों में विलय होते हैं, ध्रुवीय में ही यौगिक होते हैं। 7वां क्वेश्चन देखोगे कि आयनिक आबंध में त्यों या ग्रहण के लिए, त्यागे या ग्रहण के लिए आयनिक जो आबंध होते हैं उसके अंदर जो त्यागे गया जो इलेक्ट्रॉन है या फिर ग्रहण किया गया जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या को क्या कहते हैं। तो 7वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है वैद्युत संयोजकता। उसको क्या बोलते हैं, किसी आयनिक आबंध के अंदर त्यागे गए इलेक्ट्रॉन या फिर ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, जो नंबर्स होते हैं त्यागे गए और जो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन्स को, उनको क्या बोलते हैं, विद्युत संयोजकता बोलते हैं। उस 8वां क्वेश्चन देखोगे कि NO2, ठीक है, N2O अणु में उपस्थित आबंधों के प्रकार हैं। N2O में कौन कौन से आबंध हैं। 8वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अपना वो है सहसंयोजक व उपसहसंयोजक। इसमें क्या क्या है, जो N2O है आपका उसमें क्या कौन कौन से बंध उपस्थित है, आबंध उपस्थित है, ये पूछना चाह रहा है। तो इसमें कौन कौन से हैं, सहसंयोजक और उपसहसंयोजक दोनों ही बंध उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अपन कि सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों वाले यौगिक आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉन वाले। जैसे इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो जो सम इलेक्ट्रॉन वाले यौगिक हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं। तो ऑप्शंस देखोगे समाकृतिक,
सहसंयोजक, उपसहसंयोजक और उपरोक्त सभी। तो 90 का जो राइट आंसर है वो है ए, समाकृतिक। क्या होते हैं? समाकृतिक। 10वां क्वेश्चन देखोगे कि यदि कोई तत्व एक से अधिक सहसंयोजकता प्रदर्शित करता है तो इस सहसंयोजकता को क्या कहते हैं? तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है परिवर्तनशील सहसंयोजकता। एक से अधिक कर रहा है मतलब चेंजेस हो रहे हैं तो परिवर्तनशील हो ही गई ना वो। ठीक है, ये 2 पार्टों के क्वेश्चन सोल्व आउट कर लिए हैं। बात कर लेते हैं तीसरे पार्ट की आपके की। ठीक है, सॉरी चौथे पार्ट के 3 के हमने सोल्व आउट कर लिए हैं। चौथा पार्ट जो आपका है वो कौन सा है? रेडॉक्स अभिक्रिया एवं आयनिक साम्य। जो रेडॉक्स रिएक्शन एंड आयनिक इक्विलिब्रियम जो है चौथा लेसन, उसके सोल्व आउट कर लेते हैं जो मोस्ट क्वेश्चन है चौथे के। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन इस पार्ट में अपन लगभग करने वाले हैं 15। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से ही, देख लोगे। ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है वह है जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपको दिखने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी, बता देना आपको दिक्कत हो तो। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण के अंदर क्या होता है आपको सबको पता है। ठीक है, फिर भी आप ऑप्शन पढ़ें एक बार। एक चीज़ मैं बताऊं, अगर आपको क्वेश्चन आ भी रहा है ना तो उसके एक बार 4 ऑप्शन देखा करो। ऐसे नहीं फर्स्ट ऑप्शन राइट दिख रहा है क्लिक कर दिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट वाला और थर्ड वाला भी राइट होते हैं और चौथा वाला होता है ए और स दोनों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस अपने को आते हुए भी गलत हो जाते हैं और वहाँ पे एक एक क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो अच्छे आराम से देना, खूब टाइम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को पूरे में से पूरे तो करके आने नहीं है 120 के 120। ठीक है, वरना तो ज़्यादा टॉप कर जाओगे, फालतू घर से दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फोटो वगैरह आपके पोस्टर वगैरह बनाना पड़ेंगे। तो वो चीज़ है, अपने को क्या है ना, अपने जो अपनी चॉइस है वो यूनिवर्सिटी लेनी है, रैंक नहीं निकालनी ज़्यादा। ठीक है ना, तो उस हिसाब से नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है। तो क्वेश्चन देखोगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, धन विद्युतीय तत्व बढ़ जाता है, ऋण विद्युतीय तत्व बढ़ जाता है और हाइड्रोजन तत्व बढ़ जाता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, विद्युत जो ऋण विद्युतीय तत्व है ना वो बढ़ जाता है जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। सेकंड क्वेश्चन देखोगे कि अपचयन का उदाहरण है, सेकंड क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वो ये अपचयन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स में से क्वेश्चन आता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है इनमें से। तो इसका जो तीसरे का जो अपना राइट आंसर है वो है C+O2 बराबर CO2। ये क्या है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। चौथा क्वेश्चन देखोगे, OF2 में फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक कितना है। इस जो यौगिक दे रखा है अपने को, इसमें जो फ्लोरीन है उसका जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना है। तो ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना आनी चाहिए, जो मेन है उनकी तो आपको पता होना चाहिए। तो चौथे क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वो है। इस यौगिक में अगर फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो कितनी है, -1 है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखोगे कि S3ASO4 में AS परमाणु का ऑक्सीकरण अंक है कितना है। पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, +5 है। कितना है, +5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन देखोगे आप, अभिक्रिया Cr2, ये जो है छठा क्वेश्चन देखोगे, अभिक्रिया Cr2O2 7- जो है अभिक्रिया का चिन्ह दे रखा है, फिर दे रखा है 2Cr3+। ठीक है, मैं Cr2O जो है इसका तुल्यांक की बार कितना है, सही से दिख नहीं रहा है, 1 मिनट। ये क्या ना, थोड़ा PDF बनाने में दिक्कत हो गई तो जूम आउट करने पे थोड़ा सा फट जाता है अक्सर। ठीक है, तो इसका जो छठे का अपना राइट आंसर है, छठे क्वेश्चन का दोबारा से पढ़ लेना आप। छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मोलर द्रव्यमान बटा 6। सातवें क्वेश्चन देखोगे, किसी विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा किस पर निर्भर करती है। किसी विद्युत अपघट्य है उसका वियोजन की जो मात्रा है किस पर निर्भर करती है। तो सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आयनों के आवेश पे, किसी विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा आयनों के आवेश पर निर्भर करती है। आठवां क्वेश्चन देखोगे कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान किलो कैलोरी में होगा। दुर्बल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, उनकी जो उदासीकरण जो ऊष्मा है, एनर्जी है, उसका जो मान है वो किलो कैलोरी में कितना होगा, किलो कैलोरी मोल में कितना होगा। तो आठवें का जो अपना राइट आंसर है वो है 13.7 से कम होगा। नौवां क्वेश्चन देखेंगे कि 298 केल्विन जो है मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी का pH कितना होगा। नौवां क्वेश्चन जो है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो pH मान है वो कितना होगा। एक चीज़ बताऊं, जो pH मान में जो स्केल होता है उसमें 0 से 14 तक के वो होती है, गिनती होती है, अंक होते हैं, रीडिंग होती है। ठीक है, कुछ भी आप समझ सको बस। और इसकी जो खोज की थी, जो दिया था, किसने दिया था, डेनिस के जो सोरेनसन वैज्ञानिक थे। कौन थे, सोरेनसन।
ठीक है, उन्होंने दिया था, डेनिस सोरेंसन, याद रखना डेनिस जो जगह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे, यही देख रहे थे 9वां कि 298 केल्विन पे पानी का पीएच कितना होगा। तो 90 का जो अपना राइट आंसर है वो कितना होगा 7। शुद्ध जल की मोलरता होगी, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होगी, जो शुद्ध जल है उसकी मोलरता कितनी होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो 55.55 या 55.55 जो है। 11वां क्वेश्चन देखोगे कि 0.001 एम, ठीक है, NaHNO3 विलियन की पीएच कितनी होगी। तो 11th क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वो है बी, कितनी होगी 3 पीएच का मान होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलियन बप्पर विलियन है, या क्वेश्चन देखें निम्नलिखित में कौन सा विलियन बप्पर है। तो 12वें का जो राइट आंसर है वो कौन सा एस है। नेक्स्ट 13वां देखोगे SnH2 के विलेयता गुणनफल का सही निरूपण कौन सा है। 13वां क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है 13वां का वो कौन सा है ब, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखोगे कि BaSO4 का विलेयता गुणनफल 1 × 10⁻10 है, तो इसकी जल में प्रति लीटर विलेयता कितनी होगी। विलेयता, मोलरता, मोललता, ये जो सारे इनके जो सूत्र है वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनसे छोटे छोटे सूत्रों से भी आपका मतलब क्वेश्चन पुटअप हो जाता है और आप सही करके आते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हो। 14वें क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है वो है ब, ठीक है। 15वां जो लास्ट क्वेश्चन है अपना चौथे पार्ट का वो देख लेते हैं कि HNO3 की पी के जो ए का मान है वो 3.38 है, तो इसके 0.01 एम का पीएच मान कितना होगा। 15वें का जो राइट आंसर है वो है द। ये हमने 4 जो लेसन है उनके कंप्लीट कर लिए हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, जो इसमें 11th की और 12th की बुक में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो लेसन में जो क्वेश्चन से पहले जो महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं वो एक बार आप सारे पेंसिल लेके उनको अंडरलाइन करते हुए पढ़ोगे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। बाकी मैं एग्रीकल्चर के और बायो का बहुत कुछ करवा दिया है, एक बार चैनल का पेज विजिट करना। एग्रीकल्चर की भी 11th 12th की बुक्स में करवाऊंगा। बाकी NCERT की बुक में लेके आया हूँ आज, तो उसमें से अपन बायो सोल्व आउट करने वाले हैं। तो वो आप मेरे को बता देना कि आप बोर्ड पे पढ़ना चाहोगे या PDF से पढ़ना चाहोगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपको सही लगे, आपको समझ में बैठे, वो मैं कर दूंगा। क्योंकि मोटिव ही अपना यही है कि आपने जो साल भर तैयारी की है वो व्यर्थ न जाए, इन कुछ चीज़ों की वजह से वो खराब न जाए, और जो आप अपने जो फ्यूचर गोल्स हैं जो भी उनको आप अचीवमेंट करो, ठीक है। तो उस हिसाब से अपन तैयारी कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। 5वां जो आपका है रासायनिक साम्य विलयन एवं उत्प्रेरण, उस पार्ट में से क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो सोल्व आउट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है अपना, 1 मिनट। किसी अभिक्रिया में साम्य स्थापित हो जाने का अर्थ है कि कोई अभिक्रिया है उसमें साम्य अवस्था स्थापित हो गई, इसका अर्थ क्या है कि क्रियाकार को उत्पादों की सांद्रता समान हो जाती है अगर वह प्रतीप अभिक्रियाएं समान हो जाती है, अगर तथा प्रतीप दोनों अभिक्रियाएं बंद हो जाती है, प्रतीप अभिक्रिया की दर 0 हो जाती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों को पढ़ना है। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है, किसी अभिक्रिया में साम्य स्थापित हो जाने का अर्थ है कि, तो इसका जो दूसरा देखेंगे कि अगर वो प्रतीप अभिक्रियाओं की दर समान हो जाती है, बनना और बिगड़ना दोनों, अगर वो प्रतीप अभिक्रियाएं उनकी दर समान हो जाती है तो साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखोगे कि अभिक्रिया जो 2NO है जो गैस फॉर्म में है और जो Cl2 वो भी गैस फॉर्म में है, उसमें जो चिन्ह लगा हुआ है अभिक्रिया का दोनों साइड का, फिर आगे क्या लिखा हुआ है 2NOCl जो भी गैस में बन रहा है, के लिए साम्य स्थिरांक जो है Kc जो कितना होगा, व्यंजक कौन सा है इनमें से। तो जो दूसरे का आपका राइट आंसर है वो है बी। थर्ड क्वेश्चन देखोगे कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में Kp बराबर Kc नहीं है, कौन सी अभिक्रिया है जिसमें Kp बराबर Kc नहीं है। तो तीसरे का राइट आंसर है वो अपना सी है, N2 + 3H2, फिर आगे क्या बन रहा है अपने पास 2NH3। तो इस अभिक्रिया में जो Kp और Kc जो है वो दोनों बराबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि यदि अभिक्रिया H2 + I2 बन क्या रहा है बाद में 2HI, प्रारंभ में A मोल H2 है, B मोल जो I2 है लिए जाते हैं तथा साम्य अवस्था पर HI के 2 गुणा मोल प्राप्त होते हैं, तो अभिक्रिया के लिए Kc का मान कितना होगा। चौथे का जो अपना राइट आंसर है, चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है द। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि यदि निम्नलिखित अभिक्रिया एक बंद पात्र में हो रही हो तो साम्य अवस्था पर कुल दाब P एवं PCl5 के वियोजन की मात्रा X है, तो इस अभिक्रिया के PCl3 का आंशिक दाब कितना होगा। तो इसके जो राइट आंसर्स देखें। बाकी एक चीज़ बता दूं, ये क्वेश्चंस मेरे को भी थोड़े कम ही आते हैं, एक बार आप चेकआउट करना सही से।
तो पाँचवें का जो राइट आंसर है अपना पाँचवें क्वेश्चन का वो बी है। यह आंसर गलत नहीं बता रहा हूँ मैं, आंसर बिल्कुल सही बताऊंगा, श्योर है। और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है ये इसमें जो है कम चीज़ें हैं बट जो है ऑथेंटिक चीज़ें हैं, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखोगे कि निश्चित ताप पर जब अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ती है तो साम्य स्थिरांक, जब निश्चित तापमान पर अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ती है तो जो साम्य स्थिरांक है वो क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अप्रभावित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो छठे का जो राइट आंसर है वो स अप्रभावित रहता है। सातवां क्वेश्चन देखोगे SO2 के SO3 के ऑक्सीकरण हेतु ताप दाब में सबसे अनुकूल प्रतिबंध है जो ये अभिक्रिया दे रखे हैं, उसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं अपन। निम्न ताप निम्न दाब, निम्न ताप उच्च दाब, उच्च ताप उच्च दाब, उच्च ताप निम्न दाब। तो इसका जो राइट आंसर है आपका सातवें क्वेश्चन का वो है निम्न ताप उच्च दाब। आठवां देखोगे कि प्रेशर कुकर में खाना बनाने का समय घट जाता है क्योंकि जो प्रेशर कुकर होते हैं उसमें जो खाना बनाने का जो टाइम है वो घट जाता है, समय क्यों घट जाता है, उसमें अच्छी तरह विस्तृत होती है। उच्च दाब खाने को मुलायम बना देता है, एक बड़ी ज्वाला प्रयुक्त होती है, कुकर के अंदर का पानी क्वथनांक क्या लिखा हुआ है, क्वथनांक उन्नत हो जाता है। थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं इसको। तो इसका आठवें का जो राइट आंसर है अपना प्रेशर कुकर में खाना बनाने के लिए समय घट जाता है क्योंकि। तो आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है द, कुकर के अंदर पानी का क्वथनांक उन्नत हो जाता है। नौवां क्वेश्चन देखोगे अब कि मोलर विलयन वह विलयन होता है जिसमें एक मोल विलय घुला होता है। किसका घुला होता है, क्या घुला होता है, वो मोलर जो विलयन है वह विलयन होता है जिसमें एक मोल विलय घुला होता है। तो 90 का जो अपना राइट आंसर है वह स 1 लीटर विलियन में। 10वां क्वेश्चन देखोगे कि इसमें 15 क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे इस पार्ट के अपन कि 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 8 ग्राम हाइड्रोक्साइड को घोलकर 1 लीटर का विलियन बनाया जाता है तो उसकी मोलरता कितनी होगी, इसकी मोलरता कितनी होगी। तो इसका जो 10वें का जो अपना राइट आंसर है वो है 0.2 मोल प्रति लीटर। 11वां क्वेश्चन देखोगे कि निम्नलिखित में से किसके लिए किसी विलयन की सांद्रता ताप पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से किसके लिए किसी विलयन की सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करती है। ये जो नहीं करती और करती है ना, उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से देखना क्योंकि ये बहुतों बार अपना गलत करवा देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं वहाँ पे अपन जल्दीबाजी में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर अपना 11वें का वो कौन सा है, सी मोलरता। 12वां क्वेश्चन देखोगे कि निम्नलिखित में से उत्प्रेरक का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। जो उत्प्रेरक होता है आपका उसका अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। तो 12वें का जो राइट आंसर है वो बी है। कौन सा है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ करता है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन देखोगे कि निम्नलिखित में से सममांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से सममांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है तो इसका जो राइट आंसर है वो जो स ऑप्शन है वो राइट आंसर। 14वां देखोगे कि स्व उत्प्रेरण का उदाहरण है। जो स्व उत्प्रेरण का उदाहरण कौन सा है, 14वें का जो अपना राइट आंसर है वो द ऑक्जेलिक अम्ल का अम्लीय कैमेरोफोर द्वारा ऑक्सीकरण, ये किसका उदाहरण है, स्व उत्प्रेरण का उदाहरण है। 15वां क्वेश्चन देखेंगे कि उत्प्रेरक तथा संगत अभिक्रिया प्रक्रम दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है, कौन सा इनमें से सही नहीं है। तो 15वें का जो अपना राइट आंसर है वो ब वाला। तो हमने ये 5 पार्ट के कर लिए हैं, टोटल 13 हैं। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर का जो आपका पार्ट है ऊष्मागतिकी एवं रासायनिक ऊर्जा विज्ञान। ऊष्मागतिकी एवं रासायनिक ऊर्जा विज्ञान जो 6वां पार्ट है आपका, उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि 1 मिनट, ये हमने यहाँ तक कर लिए 15 क्वेश्चंस। अब 6वें पार्ट के देख लेते हैं एक बार। किसी तंत्र में गैसों का मिश्रण कहलाता है, किसी तंत्र में गैसों का मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑप्शंस देखेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा। किसी तंत्र में गैसों का मिश्रण जो है वो क्या कहलाता है, ऑप्शन देखेंगे, विषमांगी, ठीक है, विषमांगी तंत्र, सममांगी तंत्र, विलगित तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सममांगी तंत्र, सममांगी तंत्र। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, किसी तंत्र में उपस्थित द्रव्य की 2 या 2 से अधिक प्रावस्थाएं क्या कहलाती है। कोई तंत्र है उसमें उपस्थित जो द्रव्य है उसकी 2 या 2 से अधिक जो फॉर्म्स हैं, प्रावस्थाएं हैं, वो क्या कहलाएगी, विषमांगी तंत्र, सममांगी, विलगित, और इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का जो राइट आंसर है वो विषमांगी तंत्र का है। थर्ड क्वेश्चन देखे हुए कि स्थिर दाब पर किया जाने वाला प्रक्रम है, स्थिर दाब पर किया जाने वाला प्रक्रम है, राइट आंसर है समदाबी प्रक्रम। कौन सा है, समदाबी प्रक्रम। दाब दाब समदाबी प्रक्रम, शब्द से पता चल रहा है
चौथा क्वेश्चन देखोगे कि अपने तंत्र अपने परिवेश से ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं करता, वह प्रक्रम क्या कहलाता है? तंत्र अपने परिवेश से ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं करता, वह प्रक्रम कहलाता है। तो चौथे का जो राइट आंसर है वो शी है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। ऊष्मागतिका का प्रथम नियम, ऊष्मागतिका का प्रथम नियम कौन सा है इनमें से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि ऊष्मागतिका का प्रथम नियम बताइए। पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है, देख सकते हो आप। बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, 13 पार्ट के सोल्व आउट कर रहे हैं। किसी तंत्र द्वारा ऊष्मा का अवशोषण होता है और तंत्र की ऊष्मा बढ़ जाती है तो Q का मान होगा कितना होगा? कोई तंत्र है उसके द्वारा ऊष्मा का अवशोषण कर लिया जाता है, अब ऊष्मा का वो अवशोषण कर रहा है तो डेफिनेट ऊष्मा बढ़ेगी, तो उसमें Q का मान कितना होगा? छठवां क्वेश्चन अपना। छठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी है, धनात्मक होगा। जब ऊष्मा बढ़ेगी तो प्लस में जा रहा है, ना कि नेगेटिव जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सातवां क्वेश्चन। एक मोल पदार्थ के उसके द्रव्यमानांक पर ठोस प्रावस्था से द्रव प्रावस्था में परिवर्तित होने पर ऊष्मा में परिवर्तन क्या कहलाता है? सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो गलन ऊष्मा कहलाती है वो। आठवां देखोगे, एक मोल वाष्पशील ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प प्रावस्था में परिवर्तन होने पर पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन क्या कहलाता है? आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी, ऊर्ध्वपातन ऊष्मा कहलाता है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से सोल्व आउट करना, रफ कॉपी लेके आप। नौवां क्वेश्चन है, अधिशोषण का प्रकार है। अधिशोषण का प्रकार है भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, अ व दोनों और जैविक अधिशोषण। तो जो नौवां अपना क्वेश्चन है, 90 का जो राइट आंसर है वो स, अ व दोनों, भौतिक और रासायनिक। 10वां क्वेश्चन देखेंगे कि अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक है। तो 10वें का जो अपना राइट आंसर है उसमें गैस की प्रकृति, अधिशोषक की प्रकृति, ताप, दाब और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, क्योंकि ये जो तीनों कारक है ना, ये तीनों ही अधिशोषण को प्रभावित इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर हैं। 11वां देखोगे कि एंट्रोपी बढ़ाने का सही क्रम है। एंट्रोपी बढ़ाने का सही क्रम है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका ए है। क्या है? ए है। नेक्स्ट देखते हैं 7वें पार्ट के 6 पार्टों के हमने सोल्व आउट कर लिए हैं। आपका जो 7वां पार्ट है वो कौन सा है? कार्बनिक यौगिकों का शोधन एवं अभिलक्षण। कार्बनिक यौगिकों का शोधन एवं अभिलक्षण। तो इसमें जो ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो बुक में जो महत्वपूर्ण बिंदु जो दे रखे हैं ना, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी आपको सोल्व आउट करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इतने दिन पढ़ा नहीं पढ़ा, अब अगर इनको कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो इनको ज़रूर देखोगे आप। बाकी वो 12th वाला भी देख लेना। प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक है। प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक है। तो ऑप्शन देखेंगे, ए पे दे रखा है यूरिया, मेथेन, एसिटिक अम्ल और एथिलीन। तो जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक है, इसका जो अपना राइट आंसर है वो है ए, जो यूरिया है, NH2O NH2 यूरिया, वो प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक है। सेकंड देखोगे कि जैव शक्ति सिद्धांत की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव शक्ति सिद्धांत की धारणा देने वाला रसायनज्ञ था। कौन था जैव शक्ति? वेहलर, ब्रिजलियस, लेमर और लेवोशिए। तो जो सेकंड अपना जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है बी, ब्रिजलियस। ब्रिजलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत की जो धारणा है, थ्योरी है, वो पेश की थी, याद रखना। थर्ड क्वेश्चन, यूरिया और कपूर को पृथक करने की उपयुक्त विधि है। यूरिया और कपूर जो है उनको पृथक करने की उपयुक्त विधि है क्रिस्टलन, भापीय अवशन, ऊर्ध्वापातन और आसवन। तो तीसरे का जो अपना राइट आंसर है वो ऊर्ध्वापातन के द्वारा यूरिया और कपूर को अलग अलग किया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन देखोगे, कार्बनिक पदार्थ साधारणतः विलय होते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ है वो साधारणतः किस में विलय होते हैं? कार्बनिक विलय में, जल में, ध्रुवीय में, इनमें से किसी में नहीं। तो चौथे का जो अपना राइट आंसर है वो ए है। जो कार्बनिक पदार्थ है तो कार्बनिक में ही समान को घोलता है, पता ना आपको, तो कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक में ही विलय होंगे। लेसे परीक्षण द्वारा पहचान की गई थी। लेसे परीक्षण के द्वारा किसकी पहचान की थी? नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, उपयुक्त सभी। तो आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आंसर है डी, उपयुक्त सभी। छठा क्वेश्चन देख ला एक बार कि लेंसे विलियन में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड विलियन मिलाने पर विलियन का रंग बैंगनी होना प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? किसकी उपस्थिति है? सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आयोडीन। तो इसमें से जो छठे का राइट आंसर है वो ए है, सल्फर की उपस्थिति होगी। लेंसे विलियन में जब सोडियम नाइट्रोक्लोराइड विलियन मिला देते हैं और विलियन का रंग अगर बैंगनी रंग का हो रहा है ना, तो वो सल्फर की उपस्थिति प्रेजेंस वो करेगा डेफिनेट। 7वें क्वेश्चन देखोगे कि
जो लिविंग विधि द्वारा कार्बनिक यौगिक, लिविंग विधि द्वारा कार्बनिक यौगिकों में ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बता देता हूँ, से कार्बन व हाइड्रोजन दोनों का। ठीक है, लिविंग विधि द्वारा यौगिकों अंदर कार्बन व हाइड्रोजन दोनों का ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। कार्बनिक यौगिक में जेल्डाज विधि द्वारा निर्धारण किया जाता है। किसका निर्धारण किया जाता है कार्बनिक यौगिक में जेल्डाज विधि द्वारा? तो 8वें का जो आपका राइट आंसर है वो है ए, नाइट्रोजन का किया जाता है। जेल्डोल विधि द्वारा निम्नलिखित का निर्धारण किया जाता है। किसका किया जाता है? 9वां क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, पिरिडिन, पायरोल और क्विनोल जो है इनका सबका निर्धारण किया जाता है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे अपना, लास्ट क्वेश्चन, कि कार्बनिक यौगिकों में COU जो है उसके साथ CO2 के वातावरण, जो कॉपर ऑक्साइड है उसके साथ CO2 के वातावरण में ड्योमा विधि में गर्म करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? अच्छा क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लें 10वें क्वेश्चन को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, N2 गैस। ठीक है, तो ये हमने 7 पार्टों के 16 आउट कर लिए हैं। बात करते हैं 8वें पार्ट की। बात करते हैं 8वें पार्ट की, जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स है, कार्बनिक रसायन के मूलभूत सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, तो इसके मैं करवा देता हूँ पूरे क्वेश्चन आपको एक बार, तो दिख रहा होगा आपको सही से। फर्स्ट क्वेश्चन 8वें पार्ट का, कार्बनिक परमाणु की संयोजकता होती है। कार्बनिक परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? राइट आंसर है इसका 4 होती है। C2H4 में कार्बनिक परमाणुओं का संकरण है, कौन सा है? sp2 संकरण है। निम्नलिखित में से किस अणु में कार्बन कार्बन बंध लंबाई न्यूनतम होती है या न्यूनतम है? ये वो यौगिक दे रखे हैं, इनमें से जो कार्बन कार्बन बंध की जो लंबाई है वो सबसे कम है, कौन से यौगिक की है? तीसरे का जो अपना राइट आंसर है वो है C6H6 के अंदर। एक सजातीय श्रेणी है, एक सजातीय श्रेणी है। चौथे का जो अपना राइट आंसर है वो ए है। सामान्य सूत्र समान होते हैं, वो सजातीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अभी मैं पूरे 4 क्वेश्चन 16 जो ऑप्शन है वो 16 आउट कराऊंगा। क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वैसे 36 मिनट की हो गई है, 8 की अभी तक और भी बाकी है, 13 पार्ट करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा आंसर सीधा करवा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी अगर कोई दिक्कत हो, आपको लग रहा है सही से समझ में नहीं आया कुछ भी, तो मैं बोर्ड पे प्रोवाइड करवा दूंगा आपको 29 से पहले, और क्या करें। ठीक है, पर आप बता जरूर देना मेरे को। निम्नलिखित में से किस, 5वां क्वेश्चन देखोगे कि निम्नलिखित में किस असंतृप्त अणु है? निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त अणु है? तो 5वें का जो अपना राइट आंसर है वो द है, CH3 जो सिंगल बॉन्ड, फिर C फिर ट्रिपल बॉन्ड CH। सॉरी, ये क्या हो जाता है बार बार इसमें। आप 6वां क्वेश्चन देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिया का सूत्र। यूरिया जो पहला कार्बनिक यौगिक है जो प्रयोगशाला में बनाया गया था, यूरिया का जो सूत्र है वो कौन सा है इनमें से? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6वां। इसका जो राइट आंसर है, कहाँ गया? बी, NH2CO NH2 NH2CO ये यूरिया का सूत्र है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जिप्सम का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये अपना 8वें पार्ट के हो गए हैं। अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आए हैं 9वें पार्ट के, तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु आ गए हैं। 9वां पार्ट कौन सा आपका? आइसोमेरिज्म, समावयता। बहुत अच्छा है और इसमें से क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, ये किसी को गलत करके नहीं आना है इसके, इसलिए महत्वपूर्ण बिंदु है ना वो भी आप रीडिंग मारना अच्छे से पेंसिल लेके। अभी मैं करवा देता, बट क्या है ना, क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी। इसके बाद में मैं आपको NCERT की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा बायोलॉजी की। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइसोमेरिज्म 9 नंबर का जो टॉपिक है अपना, कि श्रृंखला समावयता प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। श्रृंखला समावयता प्रदर्शित करने वाला यौगिक कौन सा है? ब्यूटेन जो है श्रृंखला समावयता प्रदर्शित करता है। सेकंड क्वेश्चन देखोगे कि निम्नलिखित में से एथिल एल्कोहल का क्रियात्मक समव्ययी है। जो एथिल एल्कोहल है उसका क्रियात्मक जो समूह समव्ययी है वो कौन सा है? तो दूसरे क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है डाई मेथिल ईथर। तीसरा क्वेश्चन देखोगे कि ज्यामितीय समव्ययता दर्शाने वाला यौगिक है। ज्यामितीय समव्ययता दर्शाने वाला यौगिक कौन सा है? मैलेइक अम्ल है। बी क्वेश्चन राइट है। चौथा देखोगे, कार्बोकेटाइन कार्बन में उपस्थित संकरण है। कार्बोकेटाइन कार्बन में उपस्थित संकरण है। कार्बोकेटाइन में कौन सा संकरण होता है? चौथे का जो राइट आंसर है sp2 संकरण। पांचवा क्वेश्चन देखोगे, पेंटेन के कुल संरचनात्मक समव्ययी की संख्या है। पेंटेन के जो कुल संरचनात्मक समव्ययी है उनकी संख्या कितनी होती है? 3। छठा क्वेश्चन देखेंगे कि कार्बन एनायनों के स्थायित्व का क्रम है। कार्बन एनायनों के स्थायित्व का क्रम है, तो सी वाला राइट है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। मैथिल कार्बो एनायनों की आकृति होती है। मैथिल जो कार्ब एनायनों की आकृति कैसी होती है? तो 7वें का जो राइट आंसर है वह पिरामिडीय आकृति के पाए जाते हैं। 8वां क्वेश्चन देखोगे
कि बेंजीन के अनुनादी संकरण में कार्बन कार्बन बंध की लंबाई का मान कितना होता है। जो बेंजीन के अनुनादी संकरण है उसके अंदर जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड पाया जा रहा है उसकी जो लेंथ है, लंबाई है, उसका मान कितना होता है। तो 8वें का जो अपना राइट आंसर है वो 1.39 एंगस्ट्रॉन। तो ये 8 पार्ट के हो चुके हैं। 9वां पार्ट अपन देखते हैं जो आपका 10वां पार्ट हाइड्रोकार्बन एवं संतृप्त एवं असंतृप्त। ठीक है, 10वें पार्ट के क्वेश्चन सोल्व आउट कर लेते हैं। ये इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं 13 और 13 ही दे रखे हैं। 13 का 13 आप रीडिंग मारोगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं जो आपका 10वां पार्ट है हाइड्रोकार्बन उसके। ठीक है, ये भी पढ़ोगे कि कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कोल तथा पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। ये सारा कुछ पढ़ना है आपको। एथिलीन के ओजोनी अपघटन द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब सीधा यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, कहीं पे जाने की आपको कोई अभिक्रिया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये पढ़े हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं ये। ठीक है, क्योंकि जो पेपर आएगा वो इन बुक्स के बेस पे आएगा, कोचिंग के बेस पे नहीं आएगा। तो 5वां आप देख सकते हो महत्वपूर्ण बिंदु कि एथिलीन के ओजोनी अपघटन, जो आपका एथिलीन है उसका ओजोनी अपघटन करते हैं तो उसके क्या बनेगा, उसके द्वारा फॉर्म एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब ये सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे और आए हुए भी हैं। देखो 7वां देख लो, कृत्रिम विधि द्वारा फूलों को शीघ्र पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। अब ये क्वेश्चन आने में क्या आ रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। एसिटिलीन का उपयोग संश्लेषित रबर और प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो कोई ना, क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु आप पढ़ोगे, कुछ समझदार हो। सीएनजी में मुख्य रूप से होती है, सीएनजी के अंदर मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। पहला है ऑप्शन देखोगे मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, मेथेन। सेकंड क्वेश्चन देखोगे कि यौगिक जिसके ओजोनी अपघटन से मेथेनॉल प्राप्त होता है, वह कौन सा यौगिक है जिसके ओजोनी अपघटन करवाएंगे तो मेथेनॉल प्राप्त होगा। तो दूसरे का जो अपना राइट आंसर है वो है एथीन। एथीन का अगर अपन ओजोनी अपघटन करवाते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है, मेथेनॉल। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि एल्केन के सभी कार्बन परमाणुओं की संकरण अवस्था होती है। जो एल्केन के सभी कार्बन परमाणुओं की संकरण अवस्था होती है, कौन सी होती है, sp3 संकरण अवस्था पाई जाती है। फोर्थ क्वेश्चन देखोगे कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो इसका जो चौथे का अपना राइट आंसर है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है वो कौन सा है, BCnH2n। पांचवा क्वेश्चन देखोगे कि एसिटिलीन का निर्माण किसके जल अपघटन द्वारा किया जा सकता है। एसिटिलीन का निर्माण कर रहे हैं तो कौन से यौगिक का जल अपघटन करेंगे, अपने पास एसिटिलीन का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर है कैल्शियम कार्बाइड। पांचवे का जो राइट आंसर है कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन करने पर एसिटिलीन का निर्माण किया जा सकता है। छठा क्वेश्चन देखोगे सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ एथिलीन, सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ एथिलीन की क्रिया से क्या बनता है, मस्टर्ड गैस। क्या बनता है, मस्टर्ड गैस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन देखोगे बेयर परीक्षण में अंतिम यौगिक का रंग कौन सा होता है। जो बेयर परीक्षण है आपका उसमें जो अंतिम यौगिक है उसका रंग कैसा होता है। सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है क्या है, रंगहीन होता है। बेयर परीक्षण में अंतिम यौगिक का जो रंग होता है वो कौन सा होता है, रंगहीन। आठवां क्वेश्चन देखोगे एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन से प्राप्त ज्वाला को ऑक्सी एसिटिलाइन ज्वाला कहते हैं जिसका तापमान कितना होता है। आठवें का राइट आंसर है 3500 डिग्री सेल्सियस। नौवां क्वेश्चन देखेंगे एसिटिलीन को 600 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रक्त तो लोहे नलिका में से प्रावित किया जाता है तो इसके 3 अणु आपस में योग कर बेंजीन का एक अणु बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो 90 का जो राइट आंसर है वो बी है, बहुलीकरण बोलते हैं इस क्रिया को। 10वां क्वेश्चन देखेंगे लास्ट क्वेश्चन कि लुइसाइट का निर्माण किससे किया जाता है। तो लुसाइट का निर्माण किससे किया जाता है, एसिटिलीन से किया जाता है। ये हमने 10 क्वेश्चंस के देख लिए हैं, 10 लेसन्स के। अब बात करते हैं आपका जो 11वां लेसन है केमिस्ट्री के अंदर, एल्किल हैलाइड एल्कोहल एवं ईथर, इससे करते हैं। इसके बाद में अपने 2 पार्ट और रह जाएंगे क्योंकि 13 लेसन दे रखे हैं कंप्लीट आपके। तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आप पढ़ लेना, मैं क्वेश्चन सोल्व आउट करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखोगे कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का उदाहरण है। 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है उसका उदाहरण कौन सा है। ऑप्शंस देखोगे आइसोपेंटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर है पहले का वो है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है उससे क्या बनेगा, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एथिल हैलाइड की क्रिया जलीय केओच से करने पर बनता है। एथिल जो हैलाइड है उसकी क्रिया अगर जलीय केओच से करवा देंगे अपन तो क्या बनेगा, C2H2OH। थर्ड नंबर का जो है वो राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देख लो कि एल्किल हैलाइड
पर निम्नलिखित की क्रिया से एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। एल्किल हैलाइड पर निम्नलिखित की क्रिया से एल्किल साइलोनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। सही से दिख नहीं रहा है मेरे को, बहुत टाइम हो गया फ़ोन में देखते हो, तो कुछ गलती भी हो जाती है, दिख नहीं रहा है मेरे को प्रॉपर। थर्ड का जो अपना राइट आंसर है वो कौन सा है? द। कौन सा है? द, AgCN। फोर्थ क्वेश्चन देखो, वुड्स अभिक्रिया द्वारा संश्लेषण किया जाता है। जो वुड्स अभिक्रिया है उसके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, किसका संश्लेषण किया जाता है? तो फोर्थ नंबर का जो राइट आंसर है एल्केन, एल्केन का संश्लेषण किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखोगे कि निम्नलिखित में से किसका क्वंथनांक सबसे अधिक होगा। ये जो अपने को यौगिक दे रखे हैं इनमें से सबसे अधिक क्वंथनांक किसका होगा? तो पांचवे का जो अपना राइट आंसर है वो कौन सा है? द है, C5H11OH। सोडियम धातु किस यौगिक से क्रिया नहीं करेगा? सोडियम धातु किस यौगिक से क्रिया नहीं करेगा? तो छठवें का जो अपना राइट आंसर दे रखा है वो दे रखा है स। सातवें क्वेश्चन देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय होगा? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो सातवें का जो राइट आंसर है वो है A, CH3OH सबसे अम्लीय है। 473 डिग्री केल्विन पर एथेनॉल के आधिक्य से सांद्र H2SO4 की क्रिया कराने पर उत्पाद बनेगा। आठवें का जो राइट आंसर है वो है B, क्या बनेगा? एथीन बनेगा। नौवां क्वेश्चन देखोगे कि डाई एथिल ईथर का UPSC नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डाई एथिल जो ईथर है उसका UPSC नाम क्या है? तो नौवे का जो राइट आंसर है वो है एथॉक्सी एथोन, एथॉक्सी एथेन। 10वां क्वेश्चन देखोगे, मिश्रित ईथर है, मिश्रित ईथर है, मिश्रित ईथर कौन सा है? तो 10वें का जो राइट आंसर है अपना वो है B, CH3 85। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 हो गए हैं, कहाँ चले गए? 11वां देखते हैं। डाईथिल ईथर HI की अधिक मात्रा के साथ गर्म करने पर क्या देता है? तो 11वें का जो राइट आंसर है वो क्या है? ब है, C2H5 जो आयोडीन है वो। 12वां क्वेश्चन देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सा गुण डाईएथिल ईथर प्रदर्शित करता है? 12वें क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है 12वें का वो है द, आयोडोफॉर्म परीक्षण। 13वां देखोगे, सर्जरी में निश्चेतक के रूप में, जब सर्जरी वगैरह ऑपरेशन करते हैं निश्चेतक जो बेहोश करने के रूप में उपयोग होता है वो कौन सा होता है? तो 13वें का जो राइट आंसर है एल्किल हैलाइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस सर्जरी में निश्चेतक के रूप में, बेहोश जो करने वाली दवा है उसके रूप में किसका उपयोग होता है? एल्किल हैलाइड का होता है। अब अपन सोल्व आउट कर लेते हैं। आपके नेक्स्ट जो लेसन है आपका कौन सा रह गया? 1 मिनट। 12वां लेसन, सेकेंड लास्ट जो लेसन है आपका बुक का वो कर लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड एसिटिक अम्ल एवं क्लोरोफॉर्म। तो इसका जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है तो आपके 12वें पार्ट का, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो आप देख लेना। इसमें लगभग 30 के लगभग महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट अपन फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका कि कमरे के ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड है, कमरे के ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड है, क्या है इसका राइट आंसर? गैस। कमरे के ताप पे क्या गैस फॉर्म में रहता है। सेकंड देखोगे, किसके प्रयोग द्वारा, क्लास कितनी हो गई? 1 मिनट, 47 मिनट की हो गई, लगभग घंटे भर की हो जाएगी ये ना। सेकंड लास्ट है, ज़्यादा नहीं है, 15 क्वेश्चन है इसके। सेकंड क्वेश्चन देखोगे, किसके प्रयोग द्वारा एल्डिहाइडो जो एल्डिहाइडो और कीटोन में विभेद किया जा सकता है? किसके प्रयोग द्वारा एल्डिहाइडो और कीटोन में विभेद किया जाता है? तो टोलेन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक के द्वारा। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि टोलेन अभिकर्मक के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोनों में विभेद किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से अभिक्रिया पर उत्पाद बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड की अगर अमोनिया से अभिक्रिया करेंगे तो क्या उत्पाद बनेगा अपने पास? थर्ड का जो अपना राइट आंसर है वो बी, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन जो यूरोट्रोपिन जिसको बोलते हैं वो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से करवाएंगे तो। फोर्थ क्वेश्चन देखें, फोर्थ को ये समझाने का है, यहाँ पे समझा नहीं पाऊंगा मैं। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आप कर लेना इसको। जब फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत किया जाता है तो मेथनॉल और सोडियम फॉर्मेट बनते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है आपका जो। तो 5वें का जो राइट आंसर है वो कैनिजारो अभिक्रिया महत्वपूर्ण है। 12th एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत पूछा जाता है और जो आपका जेट है उसमें भी इसमें से आ ही जाता है, कैनिजारो जो अभिक्रिया है उसमें से। थायोनिल क्लोराइड है, जो थायोनिल क्लोराइड है इनमें से कौन सा है? छठवां जो अपना क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ए, SO2 जो SOCl2 जो है वो थायोनिल क्लोराइड है। सातवां देखोगे, एसिटिक अम्ल की किसके साथ अभिक्रिया कराने से एसीटोल क्लोराइड प्राप्त नहीं होता है? 7वें क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है 7वें का
वो है CHCl3। 8वां क्वेश्चन देखोगे, जो LiH जो H4 द्वारा एसिटिक अम्ल को निम्न में परिवर्तित किया जाता है, किस में परिवर्तित किया जाता है? 8वें का जो राइट आंसर है वो एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। 9वां क्वेश्चन देखोगे, एसिटिक अम्ल की कैल्शियम लवण की शुष्क आश्वासन से प्राप्त होता है, आश्वन से प्राप्त होता है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं एसीटोन, एसिटिल्डिहाइड, एथेन, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसका जो राइट आंसर है 9th नंबर का वो है एसीटोन। 10वां क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो ये जो अपने को रिएक्शन दे रखी है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है आप चेक करें एक बार, अभिक्रिया कौन सी है 10वें का, तो यह है हुंस-डीकर अभिक्रिया। कौन सी है? हुंस-डीकर अभिक्रिया का उदाहरण है ये। केनिज़ारो का मैंने बैक क्वेश्चन में बता ही दिया है। हेलोफॉर्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं? जो हेलोफॉर्म है किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं? 11वां जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो बी, मेथेन के होते हैं। 12वां क्वेश्चन देखोगे, प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा क्लोरोफॉर्म के धीमे ऑक्सीकरण में निम्नलिखित यौगिक बनता है। प्रकाश की उपस्थिति में वायु के द्वारा क्लोरोफॉर्म को धीमे ऑक्सीकरण से निम्नलिखित यौगिक बनता है। कौन सा यौगिक बनेगा? 12वें का राइट आंसर है बी, फोस्जीन। फोस्जीन जो गैस होती है वो बन जाएगी। 13वां क्वेश्चन देखो, क्लोरोफॉर्म के, ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जब क्लोरोफॉर्म को जो धूप में रख दिया जाता है तो क्या फोस्जीन बन जाती है उसमें। क्लोरोफॉर्म के एक नमूने को निश्चेतक के रूप में प्रयोग करने से पहले किसका परीक्षण किया जाता है? 13वें क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है वो है AgNO3 विलयन का। 14वां क्वेश्चन देखोगे, सेकंड लास्ट, कि जब एनिलीन विलायक के रूप में अल्कोहल का प्रयोग करने पर KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करती है तो वे कौन सा दुर्गंध युक्त यौगिक प्राप्त होता है? तो इसका जो 14वें क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो है बी, ये प्राप्त होगा। 15वां देख लेते हैं, क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? जो क्लोरोफॉर्म है आपका उसको सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर अपने को क्या प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है C2H2। अब ये हमने जो 12 पार्ट थे उनके सोल्व आउट कर लिए। लास्ट जो अपना टॉपिक है 13वां पार्ट, उसके क्वेश्चन मैं आपको सोल्व आउट करवा देता हूँ, 1 मिनट। 13वें क्वेश्चन जो 13वां पार्ट है उसका 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है, अपन बेंजीन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं व्युत्पन्न जो है उसके महत्वपूर्ण बिंदु आप देख लेना कि प्रयोगशाला में वोलर द्वारा निर्मित जो सर्वप्रथम निर्मित कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। जो यूरिया का सूत्र मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, NH2CO NH2, और ये सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में बना है। किसके द्वारा बनाया गया था? वोलर जो वैज्ञानिक है उसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं में दे रखा है। बाकी क्वेश्चन सोल्व करते हैं 3rd नंबर का। किसी एल्डिहाइड की C2H5 जो O3Al से क्रिया कराने पर क्या बनता है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, एस्टर, अम्ल हैलाइड और एमाइड। तो क्या बनेगा जो राइट आंसर है इसका, कि किसी एल्डिहाइड की C2H5O3 से क्रिया कराने पर क्या बनता है? तीसरे का जो राइट आंसर है वो ए है। क्या बनेगा? एस्टर। तेल या वसा एस्टर है। तो 4थे नंबर का जो अपना राइट आंसर है वो है ए, ग्लिसरॉल व उच्च वसा अम्लों के। 5वां देखोगे कि साबुनीकरण की क्रिया में जल अपघटन किया जाता है। साबुनीकरण की जो क्रिया है उसमें जल अपघटन किसका किया जाता है? एस्टर का और NaOH से। 6ठा देखोगे ट्राइएस्टरीन है। तो 6ठे का जो अपना राइट आंसर है वो क्या है? बी। कौन सा है? बी। 7वां क्वेश्चन देखोगे, संश्लेषित डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। संश्लेषित जो डिटर्जेंट है उसका उपयोग किसमें किया जाता है? उपरोक्त कठोर व अम्लीय अम्ल में। 8वां देखोगे, संश्लेषित डिटर्जेंट की मात्रा कितनी होती है? तो 8वें का जो राइट आंसर है वो ए है, 18% होती है। 9वां देखोगे, कृषि यूरिया का उपयोग होता है। तो कृषि यूरिया का उपयोग किस में होता है? उर्वरक के रूप में। एक चीज़ मेरे को पता लगा, इसमें जो मैंने माइक की डोरी नहीं लगा रखी थी, ईयरफोन, तो आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उसके लिए सॉरी। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।